हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जी के वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सीटेट परीक्षा 2023-24 से 25 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि इतिहास से होंगे, हिस्ट्री से। ये पार्ट 5 है। इसके पहले हमने 4 पार्ट तक कवर किया है हिस्ट्री से ही। अगर आपने चारों पार्ट नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। सीटेट परीक्षा 2023-24 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। उन चारों पार्टों में भी हमने सभी चारों पार्ट में 25-25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 5 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य शेरशाह की भूव्यवस्था के संबंध में गलत है? ऑप्शन ए, उत्पादकता के आधार पर जमीन का वर्गीकरण। ऑप्शन बी, लगान निर्धारण में उदारता, वसूली में कठोरता। ऑप्शन सी, उपज का 1/2 भाग लगान। ऑप्शन डी, किसानों के हितों का संरक्षण। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, उपज का 1/2 भाग लगान। ये कथन गलत है शेरशाह की भूव्यवस्था के संबंध में। बाकी तीनों कथन सही है। उत्पादकता के आधार पर जमीन का वर्गीकरण, लगान निर्धारण में उदारता, वसूली में कठोरता और किसानों के हितों का संरक्षण, ये तीनों कथन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, पानीपत की तृतीय युद्ध का वास्तविक सेनापति था? ऑप्शन ए, महादजी सिंधिया। ऑप्शन बी, सदाशिव राव भाऊ। ऑप्शन सी, बालाजी बाजीराव। ऑप्शन डी, विश्वनाथ राव। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सदाशिव राव भाऊ। पानीपत की तृतीय युद्ध का वास्तविक सेनापति सदाशिव राव भाऊ थे। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और पुणे के सदाशिव राव भाऊ पेशवा के तहत मराठों के बीच लड़ा गया था। यह लड़ाई अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिव राव भाऊ को हराकर जीत ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसने खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ नहीं दिया था? ऑप्शन ए, कृष्णदेव राय ने। ऑप्शन बी, मेदिनी राय ने। ऑप्शन सी, हसन खां मेवाती ने। ऑप्शन डी, महमूद लोदी ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कृष्णदेव राय ने। कृष्णदेव राय ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ नहीं दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, सिकंदर ने किस ईस्वी वर्ष में भारत में कदम रखा? ऑप्शन ए, 326 ईसा पूर्व में। ऑप्शन बी, 328 ईसा पूर्व में। ऑप्शन सी, 329 ईसा पूर्व में। ऑप्शन डी, 330 ईसा पूर्व में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत में कदम रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5, मौर्य शासन का क्या स्वरूप था? ऑप्शन ए, एकतंत्र। ऑप्शन बी, पूर्ण राजतंत्र। ऑप्शन सी, उदार या कल्याणकारी निरंकुशवाद। ऑप्शन डी, केंद्रीभूत निरंकुशतावादी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, उदार या कल्याणकारी निरंकुशवाद। मौर्य शासन का स्वरूप उदार या कल्याणकारी निरंकुशवाद था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, भारत की किस स्थिति का वर्णन चीनी यात्री फाहियान ने किया? ऑप्शन ए, राजनीतिक स्थिति का। ऑप्शन बी, आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति का। ऑप्शन सी, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति का। ऑप्शन डी, उपर्युक्त वर्णित सभी स्थितियों का। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपर्युक्त वर्णित सभी स्थितियों का। भारत की सभी स्थितियों का, इसमें से राजनीतिक स्थिति, आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति, इस सब का चीनी यात्री फाहियान ने वर्णन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कहाँ राष्ट्रकूटों की राजधानी थी? ऑप्शन ए, मान्यखेत। ऑप्शन बी, कल्याणी। ऑप्शन सी, वेंगी। ऑप्शन डी, वातापी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मान्यखेत। मान्यखेत राष्ट्रकूटों की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? ऑप्शन ए, ग्रामीण प्रशासन को स्वायत्तता। ऑप्शन बी, मंत्रियों को पूर्ण प्रशासनिक अधिकार। ऑप्शन सी, कर वसूल करने की सस्ती व उचित प्रक्रिया। ऑप्शन डी, साम्राज्य का मंडलम में विभाजन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ग्रामीण प्रशासन को स्वायत्तता। चोल प्रशासन की इसमें से सबसे प्रमुख विशेषता जो थी वो ग्रामीण प्रशासन को स्वायत्तता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9, निम्नांकित में से किस तुर्की सरदार ने रजिया के विरुद्ध विद्रोह नहीं किया था? ऑप्शन ए, मलिक सैफुद्दीन कूजी ने। ऑप्शन बी, जलालुद्दीन याकूत ने। ऑप्शन सी, कबीर खां एयाज ने। ऑप्शन डी, इख्तियारुद्दीन इतगीन ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जलालुद्दीन याकूत ने। तुर्की सरदार जलालुद्दीन याकूत ने रजिया के विरुद्ध विद्रोह नहीं किया था इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10, पटक्कल के विशाल शिव मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था?
ऑप्शन ए चालुक्य वंश के विद्यादित्य ने, ऑप्शन बी मंगलेश ने, ऑप्शन सी कल्याणी के सोमेश्वर ने, ऑप्शन डी सोमेश्वर द्वितीय ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सोमेश्वर द्वितीय ने। पड़क्कल के विशाल शिव मंदिर का निर्माण सोमेश्वर द्वितीय ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। अलार कलाम महात्मा बुद्ध के गुरु थे। ऑप्शन बी भद्रबाहु जैन संप्रदाय के गुरु थे। ऑप्शन सी महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी सत्य हैं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी सत्य हैं। मतलब अलार कलाम महात्मा बुद्ध के गुरु थे, ये भी सही है। भद्रबाहु जैन संप्रदाय के गुरु थे, ये भी सही है। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, ये भी सही है। तीनों कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए राणा सांगा ने, ऑप्शन बी राणा कुंभा ने, ऑप्शन सी राणा उदय सिंह ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए राणा सांगा ने। चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ का निर्माण राणा सांगा ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। शंकराचार्य ने हिंदू धर्म को सुव्यवस्थित करने के लिए किस संप्रदाय की स्थापना की थी? ऑप्शन ए शैव संप्रदाय की, ऑप्शन बी भागवत संप्रदाय की, ऑप्शन सी स्मृति संप्रदाय की, ऑप्शन डी याज्ञवल्क्य संप्रदाय की। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी स्मृति संप्रदाय की। शंकराचार्य ने हिंदू धर्म को सुव्यवस्थित करने के लिए स्मृति संप्रदाय की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। नादिर शाह ने निम्न में से किसके शासनकाल में आक्रमण किया? आपको बताना है कि नादिर शाह ने इनमें से किसके शासनकाल में आक्रमण किया था। ऑप्शन ए मोहम्मद शाह के, ऑप्शन बी अहमद शाह के, ऑप्शन सी बहादुर शाह प्रथम के, ऑप्शन डी बहादुर शाह द्वितीय के। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मोहम्मद शाह के। नादिर शाह ने मोहम्मद शाह के शासनकाल में आक्रमण किया था। नादिर शाह का आक्रमण 1738 से 39 ईस्वी के बीच मोहम्मद शाह के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। अंग्रेजों ने भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री या व्यापारिक केंद्र को कहाँ स्थापित किया था? ऑप्शन ए बम्बई में, ऑप्शन बी हुगली में, ऑप्शन सी मद्रास में, ऑप्शन डी सूरत में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सूरत में। अंग्रेजों ने भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री या व्यापारिक केंद्र को सूरत में स्थापित किया था। अंग्रेजों की प्रथम व्यापारिक कोठी या फैक्ट्री सूरत में 1608 ईस्वी में खोली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16। बंगाल के बाद अंग्रेजों ने किसके राज्य में कर मुक्त व्यापार का अधिकार प्राप्त किया? ऑप्शन ए हैदराबाद का नवाब, ऑप्शन बी बनारस का राजा, ऑप्शन सी अवध का नवाब, ऑप्शन डी भरतपुर का जाट। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अवध का नवाब। बंगाल के बाद अंग्रेजों ने अवध के नवाब के राज्य में कर मुक्त व्यापार का अधिकार प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से दयानंद के किस शिष्य ने लाहौर में दयानंद एग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की? ऑप्शन ए पंडित गुरुदत्त ने, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय ने, ऑप्शन सी स्वामी श्रद्धानंद ने, ऑप्शन डी लाला हंसराज ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी लाला हंसराज ने। दयानंद के शिष्य लाला हंसराज ने लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। 18वीं शताब्दी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के अवसान का निम्नांकित में से कौन सा कारण था? ऑप्शन ए उत्पादन की गुणवत्ता में ह्रास, ऑप्शन बी कच्चे माल की अनुपलब्धता, ऑप्शन सी ब्रिटेन को होने वाले निर्यात की प्रशुल्क दर का ऊंचा होना, ऑप्शन डी कारीगरों की अनुपलब्धता। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी ब्रिटेन को होने वाले निर्यात की प्रशुल्क दर का ऊंचा होना। 18वीं शताब्दी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के अवसान का इनमें से जो कारण था वो था ब्रिटेन को होने वाले निर्यात की प्रशुल्क दर का ऊंचा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीयों द्वारा 1857 के विद्रोह को समर्थन न देने का प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन ए उन्हें डर था कि भविष्य में उनके लिए भारतीय नागरिक सेवाओं के द्वार बंद कर दिए जाएंगे, ऑप्शन बी उन्हें सरकारी नौकरियों से बर्खास्त किए जाने का डर था, ऑप्शन सी उन्हें विश्वास था कि ब्रिटिश सरकार के अधीन ही भारत का पिछड़ापन दूर हो सकता है तथा देश का आधुनिकीकरण हो सकता है, ऑप्शन डी उनका विद्रोहियों की नीतियों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी उन्हें विश्वास था कि
ब्रिटिश सरकार के अधीन ही भारत का पिछड़ापन दूर हो सकता है तथा देश का आधुनिकीकरण हो सकता है। ये आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीयों द्वारा 1857 के विद्रोह को समर्थन न देने का प्रमुख कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के पश्चात उदारवादी नेताओं ने कांग्रेस छोड़कर किस नई पार्टी का गठन किया? ऑप्शन ए भारतीय उदारवादी संघ का, ऑप्शन बी राष्ट्रीय पार्टी का, ऑप्शन सी कांग्रेस समाजवादी पार्टी का, ऑप्शन डी संघीय पार्टी का। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए भारतीय उदारवादी संघ का। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के पश्चात उदारवादी नेताओं ने कांग्रेस छोड़कर भारतीय उदारवादी संघ नामक नई पार्टी का गठन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 21। सूरत की फूट के बाद कांग्रेस निम्नलिखित में से किसके हाथ में आ गई? ऑप्शन ए गरम दल वालों के, ऑप्शन बी उग्रवादियों के, ऑप्शन सी नरम दल वालों के, ऑप्शन डी निष्क्रिय हो गई। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी नरम दल वालों के। सूरत की फूट के बाद कांग्रेस नरम दल वालों के हाथ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 22। जलियांवाला बाग में जनता 13 अप्रैल 1919 को क्यों एकत्रित हुई थी? ऑप्शन ए रॉलेट एक्ट का विरोध करने, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन की रणनीति तय करने, ऑप्शन सी लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एवं डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरुद्ध विरोध प्रकट करने, ऑप्शन डी पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करने के लिए। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी लोकप्रिय नेता सैफुद्दीन किचलू एवं डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरुद्ध विरोध प्रकट करने जलियांवाला बाग में जनता 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को एकत्रित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 23। 1945 ईस्वी में वेवल योजना पर विचार करने के लिए एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। यह सम्मेलन किस स्थान पर हुआ था? ऑप्शन ए शिमला में, ऑप्शन बी कलकत्ता में, ऑप्शन सी बम्बई में, ऑप्शन डी दिल्ली में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए शिमला में। 1945 ईस्वी में वेवल योजना पर विचार करने के लिए एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। यह सम्मेलन किस स्थान पर हुआ था? शिमला में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 24। निम्नांकित ग्रंथों में कौन सर्वाधिक प्राचीन है? ऑप्शन ए महाभाष्य, ऑप्शन बी अष्टाध्यायी, ऑप्शन सी कथा सरित सागर, ऑप्शन डी अर्थशास्त्र। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अष्टाध्यायी। इनमें से अष्टाध्यायी सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ है। अष्टाध्यायी का अर्थ है 8 अध्यायों वाली महर्षि पाणिनि द्वारा रचित संस्कृत व्याकरण का एक अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है, जो कब रचित हुआ था महर्षि पाणिनि द्वारा? 700 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 25। 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक में कांग्रेस के अंदर वामपंथ का उदय किसके नेतृत्व में हुआ था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल के नेतृत्व में, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, ऑप्शन सी गांधी और नेहरू के नेतृत्व में, ऑप्शन डी बाबू राजेंद्र प्रसाद और नेहरू के नेतृत्व में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक में कांग्रेस के अंदर वामपंथ का उदय सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुआ था। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने सीटेट परीक्षा 2023-24 से 25 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हिस्ट्री से थे हमने उसका पार्ट 5 कवर कर लिया है। इसके पहले हमने 4 पार्ट तक कवर किया है इसी टॉपिक से। अगर आपने चारों पार्ट नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। सीटेट परीक्षा 2023-24 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 6 कवर करेंगे, उसमें भी हम बहुत ही इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन हिस्ट्री से ही करेंगे। तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।